नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। 760 प्रश्न अभी तक हल कर चुके हैं और 50 प्रश्न इस वीडियो के मिलाकर 810 प्रश्न हम हल कर लेंगे। भाग 17 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और भाग 16 जो है अभी तक हम ला चुके हैं आप तक। कुल भाग 16 उसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, तो इस वीडियो के बाद आप वह भी देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो साथियों चलते हैं और साथ में अपना काउंटिंग करते रहें। ओके, कौन सा क्वेश्चन आपका सही होता है, कौन सा गलत होता है, तो सही को आप काउंट करते जाएं ताकि अंत में आप अपने आप को एवेल्यूएट कर सकें कि आपके कितने सही हुए। ओके, शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है साथियों हमारे पास, क्या है? इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। कथन किसका है? दीनदयाल गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र जी। जल्दी बताइए। कृष्णोपासक कवियों के लिए कहा है जी, तो उत्तर आएगा साथियों दूसरा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नंदास कृत रास पंचाध्याय कितने अध्यायों में विभक्त है? नंदास कृत रास पंचाध्याय कितने अध्यायों में विभक्त हैं? 5, 6, 7, 8। जल्दी बताना है दोस्तों जी, बिल्कुल सही, 5 जिनका उत्तर है। शाबाश, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा। निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे। पद के रचयिता, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, परमानंद दास या कृष्णदास? शीघ्र बताएं साथियों। पंक्ति पढ़े ध्यान से। निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे। सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही होगा? जी हाँ साथियों, ओके, बिल्कुल जिनका उत्तर साथियों आ रहा है सूरदास। शाबाश, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृतिवासी रामायण या कृतिवासी कृत रामायण किस भाषा में रचित है? कृतिवासी जो रामायण है वो किस भाषा में रचित है? जल्दी बताइए। इसी रामायण का आधार राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित रचना, लंबी कविता। जल्दी बताइए साथियों, कौन सा सही उत्तर होने वाला है? कृतिवासी कृत रामायण, कृतिवासी जो रचनाकार का नाम है, उनके द्वारा कृत रामायण किस भाषा में है? बांग्ला, तमिल, गुजराती, तेलुगु। बहुत सही, बहुत जल्दी आपने उत्तर दे दिया था। बांग्ला भाषा में है। आगे चलते साथियों 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है साथियों, भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी एक परंपरा स्थापित हो गई। कथन है किसका? कथन किसका है साथियों? भक्तमाल, ठीक है, जो नाभादास की पुस्तक है, ये एक अपूर्व ग्रंथ है। परवर्ती मतलब आने वाले काल में इसकी एक परंपरा ही स्थापित हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा अनुमान लगाए गए कवियों के बारे में, जो वृत्त दिए गए हैं, परिचय दिए गए हैं उनके लिए। ठीक है, तो एक परंपरा स्थापित हो गई परवर्ती काल में। तो बताइए किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र या गणपति चंद्र गुप्त? जी, जिनका विकल्प आ रहा है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शाबाश, आगे चलते हैं। आगे साथियों हमारे पास छठा प्रश्न है, जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल।
जन्म ग्वालियर जानिए और मथुरा में इनके ससुराल हैं। तो किसके बारे में, किसकी पंक्ति है ये बताइए। बिहारी, केशव, गणानंद या पद्माकर। शीघ्र बताएं साथियों, कौन सा उत्तर सही होगा। जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल। जी हाँ, ए विकल्प वाले बिहारी जी की पंक्ति है ये। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए साथियों। 7वां प्रश्न है हमारे पास, विकल्प अगले पेज के ऊपर है। जयपुर नरेश, ठीक है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में रहने का श्रेय, ठीक है, श्रेय किस कवि को मिला। ओके, असली वर्ड बने आश्रय के हैं। तो ध्यान से देखिए, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला। बिहारी, पद्माकर, सेनापति या मतीराम। जल्दी बताइए। बिहारी, पद्माकर, सेनापति या मतीराम। क्या होगा साथी सही उत्तर, जल्दी बताएं। जी हाँ, विकल्प जिनका आ रहा है बी, पद्माकर को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की। भानुदत्त की पुस्तक रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की। अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका वेद या सर्वांग निरूपण। ABCD में से आपको कौन सा सही लग रहा है साथी, जल्दी बताइए। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीतिकाल के आचार्यों ने किस ग्रंथों की रचना की। जी, सी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों, नायिका वेद। यदि पूछ ले जाए इस तरह का प्रश्न तो नायिका वेद ग्रंथ जो हैं, ओके, रचे गए रसमंजरी जो भानुदत्त की पुस्तक थी उसके आधार पर। ओके, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों, रीतिकाल का कवि नहीं, याकूब, रसखान, दुल्ह या बेनी कवि। जल्दी बताइए, रीतिकाल का कवि नहीं, क्या होगा साथियों सही। रीतिकाल का कवि कौन नहीं है। याकूब, रसखान, दुल्ह या बेनी कवि। क्या लगता है, बिल्कुल सही, रसखान नहीं है। ये भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। आगे भी एक पंक्ति है 10वें प्रश्न में, इत आवती चली जात उत चली छे सातक हाथ। इत आवती चली जात उत चली छे सातक हाथ किस कवि की पंक्ति है। घनानंद, बिहारी, देव, सेनापति। जल्दी बताइए, ABCD में से कौन सा सही है। क्या होगा साथियों, जल्दी बताएं, कौन सा प्रश्न आपको लगता है सही है। जी बिल्कुल, क्या लगता है जी, तो बिहारी पर जिन्होंने टिक किया है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसकी है। ये तो भैया आता ही होगा आपको, बहुत फेमस कहानी है, पढ़ी होगी, CBSE के 10वीं कक्षा A कोर्स में लगी हुई है हिंदी में। जी, प्रेमचंद, सुदर्शन, कमलेश्वर या मनु भंडारी। जॉर्ज पंचम की नाक, वेरी गुड, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी कमलेश्वर की है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद की कहानी अशोक उनके किस कहानी संग्रह में है। अशोक कहानी उनके किस कहानी संग्रह में है। इंद्रजाल, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया। जल्दी, ABCD में से कौन सा सही होगा, किस कहानी संग्रह में है ये, जल्दी बताएं साथियों। जी हाँ, ओके, डी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों, छाया जो उनका प्रथम कहानी संग्रह है जो 1912 में आया था। ठीक है, तब ये कहानी संग्रह इसमें नहीं थी, माफ़ करिएगा, तब ये कहानी इस कहानी संग्रह में नहीं थी जब 1912 में आया, लेकिन जब 1918 में इसका दूसरा संस्करण आया इस कहानी संग्रह का, तब यह कहानी इसमें लिखी गई, इसमें रखी गई इस कहानी संग्रह में। ठीक है, जब 1918 में जब इसका दूसरा संस्करण आया था। ओके साथियों, तो ये थी कथा इसकी। अशोक कहानी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है जयशंकर प्रसाद के। आगे चलते साथियों 13वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की कौन सी कहानी देश विभाजन पर आधारित नहीं है? याद रखना है, कृष्णा सोबती ने बहुत सारी कहानियाँ देश विभाजन के ऊपर लिखी हैं, तो इनमें से कौन सी कहानी उनकी देश विभाजन के ऊपर नहीं है? सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ, दादी अम्मा, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जल्दी बताइए, ABCD कौन सा सही होगा? शाबाश शाबाश। और कृष्णा सोबती के कहानी संग्रहों के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाए हुए हैं 3 सीरीज़ में, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं यह लेखिका, बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में, उनको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है हिंदी की कोई भी साहित्य परीक्षा पास करने के लिए। जी बिल्कुल, दादी अम्मा। ठीक है, यह कहानी उनकी देश विभाजन पर नहीं है, बाकी 3 हैं। आगे चलते हैं साथियों। आगे साथियों 14वां प्रश्न है हमारे पास, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। गुलाब जल गंडेरिया, आज़ादी शम्मो जानकी आदि कहानियों का कथानक किस विषय पर आधारित है? याद रखना है, 2 कहानियों के नाम दिए, गुलाब जल गंडेरिया, आज़ादी शम्मो जानकी आदि कहानियों का कथानक किस विषय पर आधारित हैं? और यह कहानियाँ साथियों कृष्णा सोबती की हैं। ठीक है, ओके, तो बताइए मुझे किस कथानक पर आधारित है? ग्रामीण चरित्र पर आधारित है, बाल मानसिकता पर आधारित है, प्रेम और स्त्री पुरुष संबंध पर आधारित है, या वैश्य व्यवसाय पर आधारित है? जल्दी बताइए। ग्रामीण चरित्र पर आधारित है, बाल मानसिकता पर आधारित है ये दोनों कहानियाँ, प्रेम और स्त्री पुरुष संबंध पर आधारित है, जो वैश्य व्यवसाय पर आधारित है। जल्दी बताना है साथियों। अभी आशा करता हूँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। चारों विकल्प आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है। गुलाब जल गंडेरिया और आज़ादी शम्मो जानकी। गुलाब जल गंडेरिया, जल्दी बताइए साथियों। जी बिल्कुल, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों, वैश्य। ठीक है, वैश्य व्यवसाय पर आधारित है ये दोनों कहानियाँ, कृष्णा सोबती की हैं। ठीक है, आगे चलते साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 15वां प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, ज्ञान दान आदि कहानी संग्रह किस कहानीकार के हैं? मनु भंडारी, जसपाल सुदर्शन, या फिर जयशंकर प्रसाद? सभी एक अच्छे कहानीकार माने जाते हैं। जी बिल्कुल सही, जिनका उत्तर आ रहा है जसपाल। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों देखिए ध्यान से, अनुराग बांसुरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अनुराग बांसुरी जो पुस्तक है, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह सूफी काव्य धारा की अंतिम काव्य है। ठीक है, ये सूफी काव्य परंपरा का अंतिम काव्य है। दूसरा है, इसकी रचना नूर मोहम्मद ने 1764 ईस्वी में की। तीसरा है, कड़वक शैली में चौपाई के बाद दोहे की जगह वर्वे का प्रयोग है इसमें। और चौथा है, इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। जल्दी बताइए साथी, कौन सा गलत लग रहा है आपको? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही साथी, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन वाले, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, जी बिल्कुल नहीं है साथियों। पूरा की पूरा सूफी काव्य धारा जो है वो अवधी में है, अवधी भाषा में, हिंदी की उपबोली अवधी भाषा। ठीक है जी, तो यह जो तो चौथा मत है जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी 3 सही हैं, याद कर लेना है इस पुस्तक के संदर्भ में। ठीक है, आगे साथियों अगला प्रश्न 17वां प्रश्न साथियों, पुष्टि मार्ग का विशुद्ध व्याख्या करने वाला ग्रंथ, सूर सारावली, गोविंद भाष्य, अनुभाष्य, या वेदांत परिजात सौरभ? जल्दी बताना है क्या होगा। सूर सारावली, गोविंद भाष्य, सूर सारावली, गोविंद भाष्य, अनुभाष्य, या वेदांत परिजात सौरभ? जल्दी बताइए साथी, कौन सा उत्तर सही होने वाला आपके अनुसार? शीघ्र बताएं। ओके, जी हाँ साथियों, अनुभाष्य जिनका आ रहा है उत्तर, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 18वां प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पदों का अर्थ क्या है? दृष्टिकूट पदों का क्या अर्थ होता है? नवदा भक्ति के पद हैं, वात्सल्य रस के पद हैं, विरोधाभासी पद हैं, या अर्थ गोपन शैली के पद हैं? बहुत रिपीट हुआ है ये वाला प्रश्न, बहुत रिपीट हुआ है, जल्दी बताएं। सूरदास के दृष्टिकूट पदों का अर्थ है
चारों में से एक हैं, जल्दी बताएं। उनकी एक पुस्तक है साथियों साहित्य लहरी, उसमें उन्होंने दृष्टिकूट पदों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। अभी दृष्टिगत पदों का अर्थ क्या है यह पूछा गया है, आना चाहिए उत्तर। बिल्कुल डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों। अर्थ गोपन शैली, ठीक है, अर्थ को गोपनीय रखा जाता है इसमें। आगे चलते साथियों, 19वां प्रश्न, शाबाश। 19वां प्रश्न है, अग्रदास को रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान, अग्रदास को रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान है कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, माता प्रसाद गुप्त, भगवती प्रसाद या गणपति चंद्र गुप्त? शीघ्र बताएं साथियों कौन सा सही है। जल्दी जी साथियों, भगवती प्रसाद हैं, ठीक है। आगे चलते साथियों, आज काफ़ी लोगों के सही हो रहे हैं। 20वां प्रश्न, जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की? जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की? रामानंद, राघवानंद, कृष्णदास पेहारी या रामचरण दास? जल्दी बताएं, ABCD में से कौन सा सही होने वाला है? शीघ्र बताएं साथियों। जी हाँ, बिल्कुल सही। माफ़ करेगा। जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की? सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों, कृष्णदास पेहारी, ठीक है। आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है साथियों, पहले जब पंक्ति पढ़िए, विकल्प नीचे दिखाते हैं आपको। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। फिर से पढ़िए, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। जल्दी बताइए कौन, किसकी पंक्ति है ये, किसने मत दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र या फिर रामविलास शर्मा? जल्दी बताएं साथियों कौन सा उत्तर सही होने वाला है आपके अनुसार। फिर से पंक्ति पढ़ लीजिए। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह किसकी पंक्ति है, किसका मत है? बिल्कुल साथियों, ये रामचंद्र शुक्ल का मत है, ठीक है। बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। आगे साथियों, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? 22वां प्रश्न, तुलसीदास, कबीर, वियोगी हरि या रैदास? जल्दी बताइए। आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है आज तो, इसी तरह के मास्टर कैडर में फंस जाते हैं प्रश्न। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? जी बिल्कुल तुलसीदास, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 23वां, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? शीघ्र बताएं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश या ब्रज भाषा? जल्दी बताएं साथियों। विनय पत्रिका की भाषा अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश, ब्रज भाषा? आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों जी, जिनका ऑप्शन डी है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, संत तुलसीदास की दोहावली में कितने दोहे हैं? कुल कितने दोहे हैं? 473, 572, 500 या 372? जल्दी बताएं साथियों कौन सा सही होगा, जल्दी जी। बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, 572। आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न, कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो? किसकी पंक्ति है? नावादास, अगरदास, तुलसीदास, प्रियदास? कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो, किसकी पंक्ति है? नावादास, अग्रदास, तुलसीदास, प्रियदास? जी ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों, नावादास की। आगे चलते हैं। आगे साथियों 26वां प्रश्न है हमारे पास, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था, क्या था? श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि द्विवेदी या श्री गिरधर द्विवेदी? जल्दी बताइए साथियों कौन सा सही होने वाला है आपके अनुसार। वियोगी हरि बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में, जी हाँ। जिनका विकल्प 2 आ रहा है, बी श्री हरिहर
प्रसाद द्विवेदी। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं 27वें प्रश्न। अगला प्रश्न 27वां साथियों, गेहूं और गुलाब की रचना विधा, माफ़ करेगा, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, मतलब विधा बतानी है, क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरणात्मक। ठीक है, यहाँ को अंत में आना था, संस्मरणात्मक आना है। ठीक है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। जल्दी बताइए ABCD में से कौन सा सही होने वाला आपके अनुसार? उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। बहुत सही, बहुत सही। गेहूं और गुलाब बहुत फेमस है, ये बहुत प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में जी। बिल्कुल साहित्य ज्ञान विधा, संस्मरणात्मक रेखा चित्र दोनों ही माने जाते हैं जी। ओके, संयुक्त रूप से। आगे चलते साथियों 28वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों 28वां, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फणेश्वर नाथ रेणु। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन मैं लिख देता हूँ भैया जहाँ पर। ओके, नागार्जुन। तो बताइए, ये पहला विकल्प समझ लीजिए आप। जुलूस उपन्यास के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मोहन राकेश या कमलेश्वर या रेणु जी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत तेज उत्तर देते हो जी। रेणु जी का है, और रेणु जी को आज़ादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। यह प्रश्न अभी हाल ही में लेक्चरर कैडर हिंदी में पूछा गया था। ओके, तो रेणु जी का है माफ़ करेगा, जुलूस उपन्यास। आगे चलते साथियों 29वें। आगे साथियों, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर है, क्या है? नाटक, कहानी, उपन्यास या जीवनी? जल्दी बताएं। संयोगिता स्वयंवर बहुत फेमस नाटक है हिंदी का जी। माफ़ करेगा, मैंने उसका उत्तर दे दिया। चलो, पता ही था आपको, वैसे तो आपने उत्तर दे ही दिया है जल्दी से। बिल्कुल सही, नाटक ही है, मुझसे ही निकल गया मुँह से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नाटक ही है। ओके, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? झूठा सच, तामस, आधा गांव या कर्मभूमि? जल्दी बताएं, किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? जी, पहला जो उपन्यास है ये जसपाल जी का है, दूसरा उपन्यास है विषम साहनी का, तीसरा है राही, मतलब आधा गांव जो है वो है राही मासूफ रजा, और कर्म भूमि अपने प्रेमचंद जी का है। जल्दी बताएं साथी, कौन सा विकल्प आएगा? भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित। कर्म भूमि तो नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेमचंद जी तो 1947 से पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे, तो ये तो नहीं होने वाला है, ये उपन्यास नहीं होने वाला। ओके, कौन सा? जी साथियों, आधा गांव। ठीक है, सी ऑप्शन वाले, आधा गांव जो है वो भारत पाकिस्तान विभाजन के कथानक पर आधारित है। अभी कई लोग बोलेंगे ए क्यों नहीं, झूठा सच क्यों नहीं, हालांकि इसमें भी भारत पाकिस्तान की पीड़ा बताएगी साथियों। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद की कथा है इसमें। ठीक है, हाँ कुछ जिक्र जरूर मिलता है विभाजन का, लेकिन पूर्ण रूप से हम कह नहीं सकते कि ये पूरा का पूरा उपन्यास जो है भारत विभाजन पर आधारित हो। ओके ओके, आगे चलते साथियों, तो इसलिए सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। अगर आधा गांव ना नहीं होता जहाँ पर ऑप्शन, फिर हम झूठा सच पे जा सकते थे। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? भागवंती, सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, आगे है जहाँ पर ज्ञानेंद्र आना था, सॉरी साथियों। ठीक है, ज्ञानेंद्र समझिए, सुदर्शन, जनेंद्र, रामवृक्ष, बेनीपुरी या अज्ञेय? जल्दी बताइए साथियों, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? भागवंती उपन्यास के रचयिता, ये बिल्कुल साथियों सुदर्शन हैं, ए ऑप्शन वाले। वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं, और साहित्य से प्रश्न आते आते एक व्याकरण से प्रश्न आ गया है, किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। ठीक है, वक्रोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति? जल्दी बताएं साथी, कौन सा उत्तर आपके अनुसार सही होने वाला है? यहाँ शीघ्र बताएं, किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण व्यंग्यार्थ प्रधान होता है?
जी साथियों, ए ऑप्शन वाले वेरी गुड, वक्रोक्ति अलंकार हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। तो आगे चलते साथियों 33वां प्रश्न है, छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता। तो छंद शास्त्र वो पुस्तक है जिसमें पहली बार व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग छंद की व्याख्या या उसके बारे में लिखा गया था। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? अश्वमेध, वेदव्यास, पिंगल या वाल्मीकि जी? जी पढ़ा होगा आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत जल्दी, वेरी गुड, बहुत तेज हो। जी हाँ, पिंगल मुनि। ठीक है, पिंगल मुनि की रचना है छंद शास्त्र, और इसी में पहली बार छंदों की व्याख्या हुई थी। आगे चलते हैं साथियों 34वां प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न बोलूँगा। ठीक है, 34वां प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है? जल्दी बताइए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल? बहुत सही, बहुत सही। जी हाँ, शाबाश साथियों। जी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन जी की है रचना। ठीक है, बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अंतिम तीन। आगे चलते साथियों 35वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, माफ़ करिएगा द्वारा से पढ़ते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास करने वाले लेखक हैं। तो साथियों बताइए, इसका अनुवाद किसने लिखा है हिंदी में? ठीक है, सबसे पहले हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया? वैसे तो ग्रेसन की पुस्तक है ये, तो जल्दी बताइए इसका अनुवाद किसने किया था? गणपति चंद्र गुप्त ने, राम कुमार वर्मा ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या किशोरीलाल गुप्त ने? क्या लगता है आपको, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? माफ़ करिएगा, इस तरह से पूछना था मैंने। जी बहुत सही, बहुत सही। फिर से पढ़ लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास करने वाले, ठीक है, लेखक हैं। मतलब अनुवाद भी किया और उसका नाम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी रखा है इसका नाम। गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, तो किशोरीलाल गोस्वामी। तो साथियों डी ऑप्शन इज राइट, किशोरीलाल माफ़ करिएगा, किशोरीलाल गुप्त हैं जी, गोस्वामी नहीं, किशोरीलाल गुप्त, याद रखना आपने, इस उन्होंने अनुवाद किया था। आगे चलते साथियों 36वां प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न। 16वीं सत्रहवीं सदी के युग को, भक्ति काल को, ठीक है, 16वीं 17वीं सदी का जो युग है उसको भक्ति काल कहा जाता है। तो हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है? जल्दी बताइए। 16वीं 17वीं सदी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान शुक्ल जी हैं, मिश्र बंधु हैं, ग्रियर्सन हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? जल्दी बताना है साथियों, कौन सा सही होगा? जी, स्वर्ण युग किसने कहा है बताइए, क्या लगता है कौन सा सही होगा साथियों? जी, जिनका विकल्प आ रहा है सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। शाबाश साथियों, आगे चलते हैं, स्वर्ण युग माना है इन्होंने। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार करने का विषय बनाने वाले। हिंदी को आर्य भाषा कहकर उसका प्रयोग और उसका प्रचार का विषय बनाने वाले, प्रचार भी किया और उसका प्रयोग भी किया आर्य भाषा कहकर हिंदी को, तो किन्होंने ऐसा किया? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण मिश्र, या महर्षि दयानंद सरस्वती, या गिरिधर दास? जल्दी बताइए साथी, कौन सा सही होगा आपके अनुसार? जी, जिनका विकल्प साथी तीसरा आ रहा है सी, महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं 38वें प्रश्न पर। 38वां प्रश्न है साथियों, जसपाल का झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? जसपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? जल्दी से विकल्प पढ़िए। पहला विकल्प है, उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है, जैसे ही है। या दूसरा, उसमें भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुति है। तीसरा, उसमें मनुष्यता को हारते हुए दिखाया गया है। चौथा, उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता। जल्दी बताइए साथी, कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है? लोकप्रियता का क्या कारण है इसमें साथियों? ABCD, टाइम ले सकते हैं, जल्दी बताइए।
जी जी हाँ, वेरी गुड। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट। इसमें भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुति है। ठीक है, मैंने बोला ना 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो उसके मतलब उस वक्त ही तो विभाजन भी हुआ था, भारत पाकिस्तान बना। तो यही वो पल था, उसके बाद जो पीड़ा लोगों ने सही, ठीक है, उस वेदना को, लोगों की तड़प को बताया गया किस प्रकार से वो प्रताड़ित हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो ये कथा है, भारत विभाजन की वेदना इसमें मिलती है, लेकिन यह नहीं कह सकती कि पूरा का पूरा जो उपन्यास है भारत विभाजन के कथानक का आधार है। इसमें नहीं, इसमें अलग स्टोरी है, लेकिन वेदना जरूर है, उसकी तड़प उसमें देखने को मिलती है भारत विभाजन की। आगे चलते साथ ही दूसरे विकल्प वाले, वेरी गुड। आगे चलते हैं 39वें पर। 39वां प्रश्न है साथियों हमारे सामने, क्या है? निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास या कबीरदास? शीघ्र बताएं साथियों, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित कौन थे? शास्त्रों का भी ज्ञान था, शिक्षित भी थे। कौन थे साथियों? दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास या कबीरदास? जल्दी बताइए, कौन सा सही लग रहा है आपको? जी हाँ, वेरी गुड साथियों, वेरी गुड जी, बिल्कुल सुंदरदास, जिनका विकल्प सी आ रहा है। वेरी गुड साथियों, सुंदरदास सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। ठीक है, 39वें का विकल्प आएगा तीसरा। ओके, आगे चलते साथियों 40वें पर। 40वां प्रश्न आधे अधूरे नाटक से है, जल्दी पढ़िए, देखिए जरा क्या है इसका सही उत्तर। आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। दूसरा है, यह जीवन के बृहत और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। तीसरा है, इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। चौथा कथन है, परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की हैं। बिल्कुल, जिन्होंने पढ़ा है जे उपन्यास, माफ़ करिएगा नाटक, मोहन राकेश का नाटक है, बहुत सही, उनको पता होगा यह नाटक में कौन सा कथन, नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है, उनको पता होगा जिन्होंने पढ़ा है। जल्दी जी साथियों, बहुत सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, हमने सही नहीं है वही टिक करना है, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट। ठीक है, पहली 3 पंक्तियाँ जो हैं, पहले 3 मत जो हैं, वो कथन जो है वो साथियों नाटक से ही संबंधित हैं। ओके, और परिवार में पति पत्नी के अलावा 1 लड़का है और 2 लड़कियां हैं। ठीक है, इस तरह से है, 2 लड़के नहीं हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है साथियों, पिछली वीडियो श्रृंखला में भी आया है एक जगह, ये आदिकाल वीडियो श्रृंखला में। सिद्धों का संबंध किससे है? बौद्ध मत, नाथ मत, बौद्ध मत, नाथ पंथ, जैन मत या शैव मत? जल्दी बताइए साथियों, कौन सा सही होने वाला है आपके अनुसार? सिद्धों का संबंध किससे है? जी हाँ, बिल्कुल सही, बौद्ध मत, बिल्कुल सही साथियों, बौद्ध मत। ओके साथियों, आगे चलते हैं 42वें पर। 42वां प्रश्न, ध्यान से देखिए, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध को लेकर, जाति पाति का खंडन को लेकर मतभेद था, हठ योग साधना को लेकर मतभेद था, या साधना में नारी का भोग, इसको लेकर मतभेद था? ABCD में से आपको क्या लगता है कौन सा विकल्प सही होगा? किसको लेकर सिद्धों और नाथों में मतभेद हुआ था? जल्दी बताइए। तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध के संबंध में, जहाँ आगे है साथियों जाति पाति का खंडन, हठ योग साधना या साधना में नारी। बिल्कुल डी ऑप्शन वाले, जिनका डी ऑप्शन जवाब आ चुका है, वेरी गुड साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 43वां प्रश्न है साथियों, क्या है प्रश्न की पंक्ति है? का तरवर पंचडाल चंचल चिये पैठो काल, यह किसकी पंक्ति है? जब प्रश्न भी रिपीट हो गया साथियों। सहरप्पा, देवसेन या लोईपा या पुष्पदंत? इस प्रश्नमाला में ये प्रश्न नहीं रिपीट हुआ है, बल्कि हमने जो पहले वीडियो श्रृंखला बनाए हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछ चुके हैं। का तरवर पंचनिडाल चंचल चिये पैठो काल, यह किसकी पंक्ति है? सरहप्पा, देवसेन, लोईपा, पुष्पदंत? शीघ्र बताएं साथियों, कौन सा उत्तर सही होने वाला है आपके अनुसार? जी हाँ,
बिल्कुल सही है, लुईपा की पंक्ति है। ओके, सबसे अधिक सम्मान भी इन्हीं को मिलता है सिद्धों में। आगे चलते हैं साथियों। 44वां प्रश्न है साथियों, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। फिर से पढ़ लीजिए। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। तो इस कथन के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या जॉर्ज ग्रियर्सन। ABCD में से कौन सा सही होगा आपके अनुसार? जी, वेरी गुड साथियों, बी ऑप्शन वाले, शाबाश, बी ऑप्शन, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये गोरखनाथ के लिए, नाथ संप्रदाय के लिए। ओके, आगे चलते हैं। 45वां साथियों, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। यह कथन किसका है? ठीक है, आदिकाल नाम भ्रामक है, मतलब भ्रामक है, ये भ्रांति उत्पन्न करता है, भटकाता है। ये तो भाई बाबा आदम के ज़माने का आभास देता है, ठीक है, ऐसी फीलिंग देता है जैसे हम बाबा आदम के ज़माने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। यह कथन तो वही दे सकता है जो आदिकाल नामकरण से असंतुष्ट हो। तो बताइए भाई कौन हो सकता है ये 4 विकल्पों में से? जी साथियों, बच्चन सिंह, ठीक है, सी ऑप्शन वाले। वेरी गुड साथियों, बच्चन सिंह। आगे चलते हैं 46वें पर। 46वां प्रश्न है, ध्यान से हल करिए इसको। तुम्बी में त्रिलोक समाया त्रिवेणी ऋण चंदा, भूजो रे ब्रह्म ज्ञानी अनहद नाद अभंगा। तो यह पंक्ति किसकी है? सरहप्पा, कबीर, स्वयंभू या गोरखनाथ की? शीघ्र बताएं साथियों, कौन सा उत्तर आपके अनुसार सही होने वाला है? जल्दी जी, सरहप्पा, कबीर, स्वयंभू या गोरखनाथ, क्या सही होने वाला साथियों? आप बताइए हमें। जी हाँ जी, जब ब्रह्म ज्ञानी अनहद नाद अभंगा की बात हो जाए तो गोरखनाथ की पंक्ति होगी। आगे चलते साथियों, शाबाश। आगे चलते 47वां प्रश्न है, सिद्धों का महासुखवाद क्या है? सिद्धों का महासुखवाद क्या है? संभोग की चरम परिणति, कुंडलिनी का जागरण, सी है आत्म साक्षात्कार की अनुभूति, या डी है आत्म विस्मृति। ABCD में से कौन सा सही होगा साथियों? जल्दी बताइए। महासुखवाद क्या है सिद्धों का? जी बिल्कुल, ए ऑप्शन इज द राइट। वेरी गुड साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों 48वें पर। आगे साथियों, देशी नाम माला के रचयिता धनपाल, स्वयंभू, हेमचंद्र या दामोदर शर्मा। जल्दी बताएं साथियों, कौन सा सही होगा आपके अनुसार? देशी नाम माला के रचयिता धनपाल, स्वयंभू, हेमचंद्र या दामोदर शर्मा। ABCD में से आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा साथियों? जल्दी बताएं, क्या लगता है क्या होगा साथियों? 48वें का देशी नाम माला के रचनाकार धनपाल, स्वयंभू, हेमचंद्र, दामोदर शर्मा। जी बिल्कुल हेमचंद, ठीक है, हेमचंद्र है साथियों, ठीक है। चंद्र लिखना है, हेमचंद लिख दिया गया है, जो वो मिस्टेक है, टंकन में मिस्टेक हो जाती है हिंदी में साथियों। आगे चलते हैं 49वें प्रश्न पर। 49वां प्रश्न है साथियों हमारे पास, पुरुष परीक्षा रचना के रचनाकार कौन है? विद्यापति, दामोदरन, विद्याधर या झज्जर। जल्दी बताइए साथियों, पुरुष परीक्षा के रचनाकार, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? बिल्कुल बहुत सही साथियों, ये विद्यापति हैं। ओके, और यह भी आपको बता देते हैं कि
विद्यापति की कुछ रचनाएं संस्कृत में हैं। ओके, और ये पूरक परीक्षा उनकी संस्कृत की रचना है। आगे चलते साथियों, 50वां और अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का क्या होगा साथियों? सही जवाब इसका ज्योमैक जस चंद्रिका की रचनाकार कौन है? केदारभट्ट, धनपाल, मधुकर कवि या दामोदर शर्मा? जल्दी बताएं। जी हाँ साथियों, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज द राइट। मधुकर कवि की रचना है ज्योमैक जस चंद्रिका। वेरी गुड साथियों, आदिकाल से संबंधित रचना। और इस तरह हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए और हमने इसी वीडियो के साथ 810 प्रश्न हल कर लिए। अभी आप हमें जल्दी से अपना स्कोर जो है बताना शुरू करिए, कितने सही हुए, क्योंकि आज तो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इजी थे। मुझे लगता है 35 से ऊपर बहुत जनों के सही हुए होंगे, 40 प्लस भी होंगे और 45 प्लस भी होंगे, जहाँ पर साथी हमारे जिन्होंने सही किए हैं। ओके, वेरी गुड, जिनका स्कोर अच्छा जा रहा है साथियों, ठीक है, बहुत सही साथियों। एक और बात कि तैयारी करते रहना है, ठीक है। आप निरंतर हमारी क्लास में आ जाया करें, शेयर भी करें हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब तो आपने पहले से कर रखा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है। और पोस्टें तो आने की संभावना 15 से पहले है ही। ओके, तो उम्मीद बनाएं कि अच्छी तादाद में पोस्टें आ जाएं, ताकि हमारे साथी अच्छी पोस्ट पर जा सकें और हिंदी की सेवा कर सकें। ये सिर्फ हमारे लिए एक नौकरी नहीं है, हमारे लिए एक जुनून है। मुझे मालूम है किन के लिए जुनून है, जो प्रश्न मेरा पूरे पढ़ने से पहले ही उत्तर दे देते हैं, उन लोगों के लिए हिंदी जुनून है, पैशन बन चुका है, और ये पैशन मुझे देखकर अच्छा लगता है। ओके, तो खुशी होती है कि मेरा प्रश्न कंप्लीट नहीं होता जब मैं पढ़ रहा हूँ, उससे पहले ही आपका उत्तर आ जाता, तो यहाँ से पता चलता है कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सही, इसी तरह से अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। पहले वीडियोज़ हम बना चुके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आपके जो हैं मास्टर कैडर के रिगार्डिंग। ओके, तो पढ़ते रहना है। बहुत अच्छा स्कोर जो आपने बताया साथियों। तो आगे चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।